तो सियासी तौर पर हरियाणा हॉट है क्योंकि हरियाणा में चुनाव को लेकर लगातार हलचल है। बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है 67 उम्मीदवारों के नाम वाली, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से अपने पत्ते नहीं खोले गए। आज शुरुआत करेंगे उन 3 सवालों के साथ, चुनावी रेस में क्या करने जा रही है कांग्रेस। तो आखिरकार वो पहली लिस्ट कब आएगी, ये बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी का। दूसरा सवाल, आम आदमी पार्टी से गठबंधन का कांग्रेस का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। साथ ही महत्वपूर्ण हो जाता है खिलाड़ियों का रोल इस बार के चुनाव में क्या होगा। तो कुल मिलाकर ये वो 3 बड़े सवाल हैं जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और इस बीच हरियाणा के चुनावी दंगल में कांग्रेस की ओर से खिलाड़ी मैदान में उतरने वाले हैं। पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी, बजरंग पुनिया पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। इस समय की बड़ी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी, बजरंग पुनिया पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ पहले ही आ चुकी थी और अब आज दोनों औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। पहले तो चर्चा ये थी कि बजरंग पुनिया को भी कांग्रेस चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है, लेकिन अब जानकारी मिल रही है बजरंग पुनिया पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी। और इस बीच कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले बजरंग पुनिया आज नॉर्दर्न रेलवे के हेडक्वार्टर पहुंचे। कांग्रेस में शामिल होने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो बजरंग पुनिया ने कहा, जब होगा तब आपको पता चल जाएगा। रेलवे मुख्यालय पहुंचने के सवाल पर बजरंग ने कहा, राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर नोटिस भेजा गया था, इसी का जवाब देने आया हूं। बजरंग, अपने पास से इस्तीफा दे दिया आपने? नहीं भाई, हाँ। नोटिस आ रहा है, उसका जवाब देने आया हूँ। अच्छा, नोटिस आ गया था। हाँ। किस चीज़ का नोटिस आया था? कि आपने राहुल गांधी से क्यों मुलाकात करी है। ये भी इस बात का जवाब देना है आपको? इस बात का जवाब देना है। वो देश में कोई किसी से मिल भी नहीं सकता। तो लेकिन जानकारी तो ये है कि आप जो है आप और विनेश कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये चीज़ें सबके सामने आ जाएंगी। अभी क्या, किधर जाना भाई? नहीं तो इस सब के बीच में जो है सवाल यही है कि अगर जो है आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो एम्प्लॉय तो रह नहीं सकते, सरकारी एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय तो वैसे भी नहीं रहने देगी, प्रोटेस्ट है, उसके बाद तो सब चल ही रहा है। तो आप जो है कांग्रेस ज्वाइन करने की तैयारी? ये सारी चीज़ें बाद में बता देंगे आपको, बस सारी यहीं से पूछ के जाओगे। नहीं, क्योंकि सब वेट कर लो, मतलब थोड़ी देर ही वेट करना है। थोड़ी देर कर लो, थोड़े दिन कर लो, जो आपको ठीक लगे। तो अभी इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी चल रही थी कि आप और विनेश इस्तीफा देने जा रहे हैं, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। खबर भी तो आप ही लोग चला रहे थे। नहीं, तभी मैं पूछ रहा था। बिना पूछे आपने वो खबर चला दी, तो ये भी अपने पास। नहीं, आपने क्लैरिफाई कर दिया, इस वजह से अब हम उसको क्लैरिफाई करके चला रहे हैं। इस्तीफा की बात नहीं, अभी आप नोटिस का जवाब देने आए थे, हम यही इसको जो है चला रहे हैं। लेकिन अब एक आपने भी सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, ये चलने ये लगा है कि पूरा आंदोलन ही प्रायोजित था, जब कांग्रेस ही ज्वाइन करना था उसी के इशारे पर हो रहा था, इस तरीके की बातें। तो हमने तो बीजेपी को बुलाया था, बीजेपी आ जाती। हाँ, तो क्यों नहीं आए? आंदोलन प्रायोजित होने की जो बात कही जा रही है वो सिरे से नकार रहे हैं उस आरोप को आप। तो वही बोला, हमने तो बीजेपी को बुलाया था। हाँ, फिर बीजेपी आ जाती भाई, हमने तो नहीं बोला, उनको मना नहीं किया था। तो साफ तौर पर बजरंग पुनिया का ये कहना है कि आंदोलन प्रायोजित होने की जो लगातार बातें कही जा रही हैं, हमने तो जो बीजेपी वालों को भी बुलाया था वो भी आ जाते, लेकिन वो नहीं आए। और कांग्रेस की जो है ज्वाइन करने की अटकलों को फिलहाल कह रहे हैं कि जल्द ही पता चल जाएगा। तो बजरंग पुनिया को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं राहुल गांधी से जो मुलाकात की है, इसी मुलाकात के बाद ये नोटिस भेजा गया था मुझे, जिसका जवाब देने यहाँ रेलवे के मुख्यालय पर पहुंचा हूं। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस समय मौजूद हैं। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार को आप देख रहे हैं, साथ ही आप देख सकते हैं सचिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र का पहले रुख करेंगे। जैनेंद्र, ये क्या नया डेवलपमेंट की चुनाव जो है वो विनेश फोगाट लड़ेंगी और बजरंग पुनिया प्रचार तक सीमित रहेंगे, ये खबर जो आ रही है, जरा इसको विस्तार दीजिए जैनेंद्र। बिल्कुल, देखिए हमारे आला सूत्रों का कहना है कि विनेश फोगाट जो है वो चुनावी अखाड़े में उतरेंगी और बजरंग पुनिया जो है वो फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि वो कांग्रेस में शामिल ज़रूर हो रहे हैं, उन्होंने बड़ौदा हाउस जाकर के रिज़ाइन भी किया है। हालांकि वो फिलहाल ऑफिशियली ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन बजरंग पुनिया ने जो उनकी सरकारी नौकरी थी उससे इस्तीफा दे दिया है और अब से कुछ देर बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचेंगे, वहां पर औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होंगे और उसके बाद पहुंचेंगे कांग्रेस मुख्यालय। 2:30 बजे के आसपास कांग्रेस मुख्यालय में भी
उनकी जो है वो मीडिया कैमरों के सामने ज्वाइनिंग कराई जाएगी। दरअसल बजरंग पुनिया बादली सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, जहां से कि फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप वत्स, और वहां जो सामाजिक समीकरण है, ऐसे में कांग्रेस जो है वहां पर कुलदीप वत्स का अगर टिकट काटती तो जो गैर जाट समाज है, खासतौर पे ब्राह्मण समाज, उसकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता था। सामाजिक समीकरण जो है, राजनीतिक समीकरण, वो बजरंग पुनिया के पक्ष में नहीं थे। पिछले दिनों में जब बजरंग पुनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, उसी रात देर रात कुलदीप वत्स ने भी कांग्रेस लीडरशिप से मुलाकात की और जो है गुहार लगाई टिकट बचाने की। इसके बाद ही ये फैसला हुआ कि बजरंग को फिलहाल चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। बजरंग जो है वो संभवतः हरियाणा के लिए जो कांग्रेस की कैंपेन कमेटी बनेगी उसके वाइस चेयरपर्सन बन सकते हैं और वो पूरे प्रदेश में स्टार कैंपेनर के तौर पर प्रचार करेंगे। जहां तक विनेश फोगाट की सीट का सवाल है, तो जुलाना जो उनके मायके की सीट है, और माफ करिए जो उनके ससुराल की सीट है, और चरखी दादरी जो उनके मायके की सीट है, इन दोनों में से किसी एक सीट से विनेश चुनाव लड़ सकती हैं। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर तस्वीर अब कमोबेश साफ होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस में उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन का दौर अभी भी चल रहा है। इंतजार कांग्रेस की लिस्ट का हो रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से इस वक्त आई है। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा विधानसभा चुनाव लड़ने की दीपेंद्र हुड्डा ने अब इच्छा जता दी है। सूत्रीय दावा कर रहे हैं, बीते कल मधुसूदन मिस्त्री, अजय माकन कमेटी के सामने दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी बात रखी। ऐसे में अब हरियाणा में टिकट को लेकर कांग्रेस के भीतर और उलझन पैदा हो सकती है। आपको बता दें, अभी दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के रोहतक से सांसद हैं और इससे पहले कांग्रेस पार्टी के 2 और सांसद, जिसमें एक कुमारी सैलजा हैं, दूसरे रणदीप सुरजेवाला हैं, वो पहले ही सांसद होते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। और अब इस फहरिस्त में एक नाम और जुड़ गया है और वो नाम दीपेंद्र हुड्डा का है, जो रोहतक से सांसद हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जता रहे हैं। इस बीच हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों के नाम जारी नहीं किए हैं। लगातार बैठकों का दौर तो चल रहा है। अब आज शाम फिर से कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर हुड्डा, सैलजा, सुरजेवाला के गुट में सहमति नहीं बन पा रही है। देरी की एक वजह यह भी है कि पार्टी चाहती है टिकट के बाद बगावत को बिल्कुल सीमित कर दिया जाए और किसी तरीके से सहमति उम्मीदवारों के नामों पर इस रूप में बना ली जाए कि भीतरघात का खतरा पार्टी को बिल्कुल कम हो जाए। लेकिन यही हो नहीं पा रहा है। जो अलग अलग कांग्रेस में हरियाणा में खेमे कह लीजिए आप, गुट कह लीजिए आप, जिसमें एक हुड्डा का गुट है, दूसरा कुमारी सैलजा का गुट है, तीसरा रणदीप सुरजेवाला का गुट है, इन्हीं के भीतर सहमति बन नहीं पा रही। सीधे आपको लेकर चलते हैं, जैनेंद्र इस समय हमारे साथ मौजूद है। जैनेंद्र, ये सहमति बनाना ही हरियाणा में एक नहीं, क्योंकि वो अलग अलग कहते हैं ना, 3 अलग अलग कांग्रेस है उसके भीतर, इसी वजह से ये देरी हो रही है लिस्ट आने में। बिल्कुल रोमाना, सबसे बड़ी वजह यही है कि 2 केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें हो गई। सब कमेटी की कल एक बैठक हुई, एक बैठक सब कमेटी की चल रही है, लेकिन अभी तक का जो प्रमुख कैंप्स हैं उनके बीच आपसी सहमति नहीं बन पाई है। यही वजह है कि कांग्रेस जो चाहती है कि पहले लिस्ट में 60 से 70 उम्मीदवारों के नाम हो, जंबो लिस्ट हो पहली, वो लिस्ट तैयार नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि लिस्ट आने में देरी हो रही है। आज शाम को 5 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की एक और बैठक होनी है। हालांकि अहम बात यह कि उसमें राहुल गांधी शामिल नहीं हो पाएंगे, वो अमेरिका के अपने दौरे के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप जो है वो चाहेगी कि सीईसी की बैठक में फाइनली कोई सहमति बन जाए और इसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि आज शाम नहीं तो कल तक कांग्रेस की पहली लिस्ट जो है वो आ सकती है। जिस कैंपों के अलावा जो गठबंधन का सवाल है, आम आदमी पार्टी को जिन सीटों पर देने पर विचार किया जा रहा है, वहां भी रणदीप सुरजेवाला के करीबियों की कुछ सीटें वो फंस रही हैं। सांसद हैं जेपी जयप्रकाश, वो अपने बेटे के लिए एक सीट चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी के साथ जो सीटों का तालमेल है वहां वो भी एक वजह है, उसका जो फंसा हुआ पेच वो भी एक वजह है कि कांग्रेस अपनी सीटें जारी नहीं कर पा रही। और इसके अलावा रोमाना, कांग्रेस चाहती है कि तो अगर उम्मीदवारों के ऐलान में देरी होगी तो जो बगावत है संभावित वो सीमित किया जा सकता है और थोड़ा इंतजार बीजेपी के बागियों का भी किया जा रहा है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे ना, वो गठबंधन वाला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, उसको लेकर हम जानकारी देते थे कि इस गठबंधन पर चर्चा बहुत गर्म, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान हो नहीं पा रहा। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है, कांग्रेस सिर्फ आम आदमी पार्टी को 5 सीटें तक ही देने को तैयार है। आम आदमी पार्टी जींद की सीट मांग रही है, लेकिन यहां से जो रणदीप सुरजेवाला है वो अपने करीबी को लड़ाना चाहते हैं और पेच जो है वो कलाद सीट को लेकर भी फंसा हुआ है, जहां से अनुराग ढांडा को चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ाना चाहती है और वहीं कांग्रेस यहां से सांसद जयप्रकाश के बेटे को उतारना चाहती है। तो
कुल मिलाकर ये वो सीटें जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हरियाणा में जो संभावित गठबंधन की चर्चा हो रही है उसका पेच फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता को लड़ाना चाहती है। ये जींद सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां से रणदीप सुरजेवाला के जो करीबी हैं उनके लिए वो ये सीट मांग रहे हैं, जींद वाली सीट। वहीं दूसरी तरफ वो कलायत वाली सीट है। आम आदमी पार्टी अनुराग ढांडा को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। वहीं कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के बेटे को ये सीट देना चाहती है। तो कुल मिलाकर ये दो बड़ी सीटें हैं जहां पर ये मामला अटका हुआ है फिलहाल। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस का बयान आया है। अभी गठबंधन पर स्पष्टता नहीं है, ये कहना है केसी वेणुगोपाल का। कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल और उनका आया है ये बयान कि अभी गठबंधन को लेकर स्पष्टता नहीं है। सर, आम आदमी पार्टी से अलायंस का ऐलान कब होगा? नो क्लैरिटी ब्रदर। ओके सर, कितनी सीटें आप लोग दे सकते हैं आम आदमी पार्टी को? नो सो फॉर नो क्लैरिटी। सर, आम आदमी पार्टी से अलायंस का ऐलान कब होगा? नो क्लैरिटी ब्रदर। ओके सर, कितनी सीटें आप लोग दे सकते हैं आम आदमी पार्टी को? नो सो फॉर नो क्लैरिटी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जैनेंद्र के पास एक बार फिर से चलेंगे। और जैनेंद्र, जिस तरीके से चाहे कलायत की सीट हो या फिर जींद की सीट, तो मतलब पेच तो बड़ा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो फंसा हुआ है। बिल्कुल रोमाना, और यही वजह है कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जो राघव चड्ढा से 2 से 3 दौर की वार्ता कर चुके हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। राघव चड्ढा दीपक बावरिया जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं उनसे भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक पेच फंसा हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आम आदमी पार्टी के हरियाणा में जो नंबर 1 है सुशील गुप्ता और नंबर 2 है अनुराग ढांडा, उन दोनों की सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। इन दोनों सीटों के अलावा आम आदमी पार्टी जो है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र और कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में 2-2 और विधानसभा की सीटें मांग रही है। और इन तमाम सीटों पर कांग्रेस के भी कई दावेदार हैं। कलायत सीट जहां से अनुराग ढांडा तैयारी कर रहे हैं, वहां से जो है रणदीप सुरजेवाला के करीबी माफ करिए, कलायत सीट से तो जयप्रकाश अपने बेटे को टिकट चाहते हैं। जींद सीट जहां से सुशील गुप्ता तैयारी कर रहे हैं, वो उस सीट पर रणदीप सुरजेवाला जो अपने करीबी को लड़ाना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र उनके प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है। तो यही वजह है कि पेच फंसा हुआ है। हालांकि अभी भी चूंकि पहल इसकी राहुल गांधी ने की है, राहुल गांधी ने गठबंधन की जरूरत बताई है, ऐसे में कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि लेफ्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ एक ग्रैंड अलायंस हरियाणा में बनाया जाए, ताकि बीजेपी के पास तो कोई यही भी पर ही है ना कि आम आदमी पार्टी के फिलहाल हरियाणा में जो नंबर 1 नंबर 2 हैं, उन्हीं की सीटों को लेकर यहां पर कांग्रेस के भीतर जो बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं वो सीटों वाला पेच अटक रहा है आपस में। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस बीच देखिए, हरियाणा बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट तो जारी हो गई, लेकिन ये लिस्ट सामने आने के बाद जो बागी हैं उन्होंने बीजेपी की अब दिक्कतें बढ़ा दी हैं। हरियाणा में बीजेपी के भीतर इस्तीफों की झड़ी लग गई है। मुख्यमंत्री हरियाणा के आप जानते हैं नायब सिंह सैनी, वो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। बागियों की लिस्ट में एक नाम करणदेव कंबोज का। कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रिदौर विधानसभा के मंधार गांव पहुंचे, कवायद करणदेव कंबोज को मनाने की, लेकिन करणदेव कंबोज ने मुख्यमंत्री से हाथ तक नहीं मिलाया। आपको बता दें, हरियाणा में अब तक 20 से ज्यादा नेता इस्तीफा दे चुके हैं। ये देख रहे हैं हम, करणदेव कंबोज हरियाणा में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और मुख्यमंत्री पहुंचे थे, हाथ मिलाना चाह रहे थे, हाथ तक नहीं मिलाया। इससे अपनी नाराजगी का साफ इजहार किया। देखिए किस तरीके से किनारा करते हुए मुख्यमंत्री से। और ये जो बीजेपी से बगावत का मामला सामने आ रहा है, इसमें मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और दिखाइए नाम जिन्होंने इस्तीफा दिया है। अच्छा, ये तो बीजेपी में नहीं सावित्री जिंदल, लेकिन इनके बेटे जो हैं वो कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं नवीन जिंदल। इन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि निर्दलीय ये चुनाव लड़ेंगी। कविता जैन पूर्व मंत्री, सोनीपत में इनका खासा असर है, ये भी बीजेपी से बगावत कर रही हैं, पुरानी नेता हैं ये बीजेपी की। लक्ष्मण नापा जो विधायक, उन्होंने साफ कर दिया बीजेपी से बगावत किया, उन्होंने तो कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिया। लक्ष्मण नापा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली कल देर शाम। और वहीं करणदेव कंबोज पूर्व मंत्री, करनाल में असर रखते हैं, इनकी भी बीजेपी से बगावत खुलकर सामने आ गई है। तो ये वो नाम हैं, वो चेहरे हैं जिनकी बगावत बीजेपी से सामने आ गई है। ये सुखविंदर शौरान को आप देख रहे हैं, इनकी भी बीजेपी से बगावत सामने आ गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी सचिन इस समय मौजूद हैं और जानते हैं सचिन, ये बगावत बीजेपी को विधानसभा चुनाव में
भारी तो नहीं पड़ जाएगी? आखिरकार डैमेज कंट्रोल की कोशिशें जो की जा रही है बीजेपी की तरफ से, उसका कुछ असर दिख रहा है या बेअसर? जी रोमाना, देखिए कोशिशें जो हैं बीजेपी लीडरशिप की तरफ से की जा रही हैं कि जो बगावत है उसको जो है कंटेन किया जाए और जो नुकसान हो सकता है बगावत की वजह से उसको जो है कम किया जाए। पर यह भी सच्चाई है कि बार बार जो है अलग अलग जगह पे बगावत जो है बीजेपी में देखने को मिल रही है। अभी पानीपत के स्मालखा में जो मंडल है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। मंडल में बहुत सारे उनके सदस्य हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। सारे सदस्यों ने जो है रेवाड़ी में जो है आज प्रोटेस्ट मार्च हुआ है। लक्ष्मण सिंह यादव को जो टिकट दिया गया है, कोसली से उनको शिफ्ट किया गया था, तो रेवाड़ी में हाथों में तख्तियां लेके जो है वहाँ पे बीजेपी के जो कार्यकर्ताएं हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि लक्ष्मण सिंह यादव को वहाँ से शिफ्ट क्यों किया गया रेवाड़ी की तरफ। तो ये जो बगावत है ये बीजेपी में सिर्फ ये जो बड़े लीडर्स हैं उन तक नहीं सीमित है, ये नीचे जो है निचले लेवल पे जो है कार्यकर्ताओं तक पहुँच रही है। और यही बीजेपी के लिए जो है सबसे बड़ी चिंता का सबब है कि ये जो बगावत है ये निचले लेवल पे कार्यकर्ताओं तक ना पहुंचे। बीजेपी लीडरशिप कोशिश कर रही है। हमने अनिल विज से बात की, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और मना लेंगे नेताओं को। चीफ मिनिस्टर भी खुद कह रहे हैं कि हम मना लेंगे नेताओं को। पर जिस तरीके से बगावत जो है निचले लेवल पे सीप इन कर रही है उसको चेक करना जो है बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो होने वाला है। और अभी दूसरी लिस्ट जो है बीजेपी की जो है प्रत्याशियों की वो भी आएगी, तो उस वक्त क्या होगा ये भी बड़ा जो है सवाल है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका। जनेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर आज हलचल तेज है। आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पर और शाम 4 बजे घोषणा पत्र जारी करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का। आरएसएस के नेताओं से भी अमित शाह की मुलाकात होगी और कल वो रैली को संबोधित भी करेंगे। तो आज जम्मू कश्मीर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया जाएगा और फिर कल रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। जम्मू कश्मीर में रोजगार का मुद्दा बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर माना यह जा रहा है कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र जम्मू कश्मीर के लिए होगा उसमें खासतौर से रोजगार पर एक बड़ा फोकस रखा जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के युवाओं को पार्टी अपने साथ जोड़ सके। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस समय मौजूद हैं। अजय, क्या जानकारी मिल रही है? बीजेपी का मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर के लिए जाहिर सी बात है तैयार कर लिया गया होगा, जिसे शाम 4 बजे अमित शाह की तरफ से जारी किया जाएगा। पार्टी नेताओं से अगर आपकी बात हुई है तो प्राथमिकता इस घोषणा पत्र में किन किन मुद्दों को दी गई है? देखिए रोमाना, प्राथमिकता सबसे बड़ी जैसा आपने कहा कि रोज़गार को लेकर है और रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में। हाल के दिनों में ही एक दिन परसों जब राहुल गांधी यहां आए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो मुद्दा उठाया था वो बेरोज़गारी का उठाया था और यहां तक आरोप लगाए थे कि जो प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में लगे हैं वो न केवल बाहरी लोगों को दिए जा रहे हैं बल्कि स्थानीय युवाओं को उसमें प्राथमिकता नहीं दी जा रही। तो एक मुद्दा तो रोज़गार का रहने वाला है और दूसरा अहम मुद्दा जो रहने वाला है वो रहने वाला है जिस तरह से कश्मीर में धारा 370 के बाद जो सुरक्षा का माहौल बना है, पर्यटन बढ़ा है, उस पर भी माना यह जा रहा है कि फोकस होगा क्योंकि धारा 370 बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लगातार धारा 370 के फायदे गिनाने में बीजेपी लगी है। तो ऐसे में एक रोड मैप जो है बीजेपी दे सकती है इस मैनिफेस्टो में कि किस तरह से इस जो शांति का माहौल बना है न केवल जम्मू में बल्कि कश्मीर में उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, विकास के मुद्दों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं और किसानों को किस तरह से एड्रेस किया जाए। तो ये सब मुख्य बिंदु रहने वाले हैं आज बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में। और देखना यह होगा रोमाना, सबसे इंटरेस्टिंग जो नजर रहेगी इस मैनिफेस्टो में वो स्टेटहुड को लेकर रहेगी क्योंकि न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा, बल्कि लगातार अब विपक्ष के निशाने पर भी बीजेपी है और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड पहले देना चाहिए था और जो है चुनाव बाद में किए जाने चाहिए। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट जो नजरें लगी हुई है इस चुनावी घोषणा पत्र में वो स्टेटहुड की बात पर हुआ है। और अब देखना यह है कि इस स्टेटहुड की बात, ये जो चुनाव घोषणा पत्र आता है इसमें स्टेटहुड की बात करती है बीजेपी और उसे किस तरह से बिल्कुल ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आखिरकार स्टेटहुड का जिक्र बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में होगा या नहीं होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। और इस बीच अगली खबर का रुख करेंगे। अपर्णा यादव, बीजेपी से उनकी नाराजगी की खबरों के बीच जानकारी मिल रही है अपर्णा जल्द अखिलेश यादव और डिंपल यादव से मुलाकात कर सकती है। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, सूत्र ये बता रहे हैं।
सफाई में मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा में पूरा परिवार इकट्ठा होगा। आप जानते हैं इसी जुलाई में लखनऊ में मेदांता में अपर्णा के प्रतीक को देखने अखिलेश और डिंपल दोनों गए थे और अब जानकारी ये मिल रही है कि अपर्णा यादव की जल्द अखिलेश यादव डिंपल यादव से मुलाकात हो सकती है। और इस बीच अपर्णा को लेकर इशारों में अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा हमला। बीजेपी में सभी पद अपनों को दिए जाते हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। क्या बीजेपी औरों को योग्य नहीं समझती? पद स्थापना का आधार न्याय हो, जाति ना हो। बड़ा हमला बीजेपी पर बोला है अखिलेश यादव ने। अपर्णा के बहाने अखिलेश कह रहे हैं कि पद स्थापना का आधार न्याय हो, जाति ना हो। तो अपर्णा यादव के मामले को भी अखिलेश यादव ने वही जाति का मुद्दा बनाकर योगी सरकार की घेराबंदी कर दी है, बीजेपी की घेराबंदी कर दी है। क्या बीजेपी औरों को योग्य नहीं समझती? ये सवाल उठाया है अखिलेश यादव ने। बीजेपी में सभी पद अपनों को दिए जाते हैं, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से अपर्णा यादव को लेकर इस समय का अपडेट क्या है। क्या अपर्णा यादव मन बना चुकी हैं? जिस तरीके से खबर आई है कि अब अखिलेश यादव और डिंपल यादव से उनकी मुलाकात होने वाली है। अभिषेक, रोमाना सोर्सेज ये बताते हैं कि अपर्णा यादव इस समय एग्जैक्टली नदी के बीच में हैं। दोनों ही किनारे उनके पास हैं, वो जिस किनारे चाहे जा सकती हैं। और बड़ी बात यह है कि आज उनकी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है, जिसमें उन्होंने खुल करके अपनी नाराजगी को प्रकट किया है। इसके पहले कल उनसे बेबी रानी मौर्य, जो उनके विभाग की जो उनको दिया गया है, महिला कल्याण की मंत्री हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया था, लेकिन उससे भी वो नहीं मानी है। मैं आपको अपडेट एक और दे दूँ, दयाशंकर सिंह जो यूपी सरकार के मंत्री हैं, वो बाकायदा अपर्णा के घर पर उनको मनाने गए थे, लेकिन वो उसको भी नहीं मानने को तैयार नहीं हुई हैं और उनको दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। और 9 अक्टूबर को नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि है। रोमाना, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उसमें बाकायदा मुलाकात होगी अपर्णा यादव की अखिलेश यादव और डिंपल यादव से, और वो उनके संपर्क में भी हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, इसी जुलाई में मेदांता लखनऊ में अपर्णा के प्रतीक वहां भर्ती थे, तो बाकायदा अखिलेश यादव और डिंपल यादव उनको देखने भी वहां पर आए थे। ये सिर्फ 2 महीने पुरानी बात है। तो वो संपर्क उनका लगातार बना हुआ है। और ये जो हुआ है, इस बात से जो अपर्णा के साथ जो उनको उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, शिवपाल यादव से उनकी बात भी हुई है और उसके जरिए वो कनेक्टेड भी हैं। तो ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है। और वो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो बीच में हैं और वो किसी भी किनारे जा सकती हैं। जैसा ही उनको आगे का आश्वासन मिलेगा, उसी मुताबिक वो रास्ता तय करेंगी। ठीक रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर भी उत्तर प्रदेश में राजनीति काफी तेज हो गई है। आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आरोपी मंगेश यादव के घर पर पहुंचा, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मंगेश के परिवार वालों से मुलाकात की। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। मंगेश के एनकाउंटर पर परिवार ने सवाल उठा दिए। मंगेश को पुलिस जबरदस्ती घर से लेकर गई, ये कहना है परिवार का। पुलिस 2 दिन तक गुमराह करती रही। पुलिस ने अचानक मंगेश का एनकाउंटर कर दिया। देखिए, कहां तो पुलिस की तरफ से अभी तक वर्जन ये दिया जा रहा था कि मंगेश जो है वो एक और जो वारदात है उसको अंजाम देने के लिए निकला था और तब पुलिस के साथ उसका एनकाउंटर हुआ। लेकिन अब परिवार की तरफ से तो बड़ा आरोप लगा दिया गया है। परिवार ये कह रहा है कि घर से पुलिस 2 दिन पहले लेकर गई और 2 दिन तक गुमराह करती रही। सुनिए। का एक मुख्य आरोपी दुर्गेश सिंह जो न्यूज में दिख रहा है, इसको उठाए और घर से ले गए और 2 दिन तक पुलिस यहाँ आती रही, पूछती रही कि लड़का आया कि नहीं। मतलब इनको ये गुमराह कर रहे हैं कि भूमिका बना रहे हैं कि पुलिस से वो भाग गया है और अचानक उसको पकड़ के एनकाउंटर कर देते हैं। और उधर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर भी सियासत गर्म है। अखिलेश यादव के गोरखपुर में बुलडोजर वाले बयान को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने बड़ा हमला बोल दिया है। कैंपियरगंज में एक कार्यक्रम में रवि किशन शामिल हुए और वहां मंच से लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद ने अखिलेश यादव को न सिर्फ ललकारा बल्कि सवाल पूछ डाला कि अखिलेश यादव की गोरखपुर में बुलडोजर भेजने के पीछे खतरनाक मंशा आखिर क्या है। भाई, दिन में सब लोग सपना देखा ना, लेकिन सोच देखा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो सारा बुलडोजर गोरखपुर की तरफ कूच करेगा। माननीय अखिलेश यादव जी, बताइए
यहाँ पर गीता प्रेस है, धर्म का सबसे बड़ी संस्था, जहां हमारे हिंदुओं के धर्म की किताबें छपती हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, नाथ संप्रदा का सबसे बड़ा पीठ है गोरक्ष पीठ। तो क्या आपका बुलडोजर जो कूच करने की आपने बात की, वो कहां जाने वाला है? गीता प्रेस पर, गोरक्ष पीठ पर, यह भी बताइएगा जरूर। ये सोच, ये मंशा आपकी बहुत ही खतरनाक है अखिलेश यादव जी। सियासी खबरें देख रहे थे आप। उत्तर प्रदेश में इन दिनों रातें खौफ के साए में कट रही हैं। हर रात खूनी पंजे की दस्तक लोगों को डरा रही है। बहराइच में भेड़िए ने लोगों के दिन का चैन, रातों की नींद उड़ा रखी और वन विभाग की सारी तैयारी खरी रह जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में बाघ की दस्तक ने डर का मंजर बना दिया है। बाघ कब शिकंजे में आएगा, इसका हर किसी को इंतजार है। और इस बीच ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बहराइच में भेड़िया, उसका आतंक है। और बहराइच में देखिए किस तरीके से ये बेखौफ जो हैं वो भेड़िए घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बाघ की तलाश की जा रही है। ट्रैंक्विलाइजर के साथ टीम तैयार है, लेकिन बाघ जो है वो पकड़ में नहीं आ रहा। और साथ ही लोगों की दहशत से लेकर जो पुलिस की टीम, वन विभाग की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम कवायद में जुटी हुई है इन जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए, उसकी कोशिशें भी आपके सामने है। लेकिन फिलहाल सभी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। इस बीच ऑपरेशन आदमखोर से जुड़ी एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताने जा रही हूं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है और देर रात भेड़िए ने 8 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। महसी इलाके के यादवपुरी गांव में भेड़िए ने अटैक किया। गांव से शहर की ओर बढ़ रहा है भेड़िए का खौफ। ये बड़ी खबर इस वक्त। तो ये वो मासूम आप देख रहे हैं, 8 साल का मासूम बच्चा, जिस पर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भेड़िए ने यह हमला किया। फिलहाल इस बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बहराइच मेडिकल कॉलेज में यह बच्चा अभी भर्ती है। तो बहराइच में भेड़िए के हमले में घायल बच्चे का बहराइच मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। बच्चे को 2 टांके आए हैं। वहीं अस्पताल में भेड़िए के हमले में घायल कुल 4 मरीज भर्ती हैं अभी तक। लोगों में इस आदमखोर को लेकर खौफ कितना ज्यादा है, ये समझने के लिए बहराइच से एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त बहराइच के अस्पताल में हूं और मेरे साथ संगम लाल हैं, वो बच्चा जिस पर कल रात को भेड़िए ने हमला किया था। वही बताएगा कि क्या हुआ था कल रात को। क्या हुआ था संगम? जैसा बाहर पेशाब करे बोला का आगे से नहीं हमला कर दी। जैसा बाहर पेशाब करे बाहर से हमला कर दी। बाहर गए थे पेशाब करने, तब तक हमला कर दिया। यही कह रहे हो ना? कितना बड़ा था? बड़ा रहा था। कैसे बच्चे सबको चिल्लान तैसे हुआ, तैसे चिल्ला दिया, तब रखा भाग गया और सबको आए। आप इनकी माँ हैं? आप कहाँ थी उस वक्त? गोलवा में थी, घर में थी, बाहर थी, कहाँ थी उस समय? हम आंगना में पहुड़े रहन से। अंगना में आप सो रही थी? ये कहाँ था? सोई तो नहीं रहे, लेकिन पहुड़े रहन हुए थे, ख्यालत रहे। 8 बजे भाई बाहर निकला, पल्ला दरवाजा जैसे खोली तो चाहे चढ़ ली, तले सब दौड़े चिल्लान बड़ी जोर से, सब दौड़ ली लाठी डंडा से। आप देखेंगे ये जीआरटी वार्ड है। हाँ, जब से ये भेड़िए की दहशत है, जब से मंत्री जी आने लगे हैं, इस वार्ड की जो हालत है, इस वार्ड की जो तबीयत है वो ठीक कर ली गई है। मुझसे यहाँ के जो पेशेंट हैं वो बता रहे थे, हर वार्ड पे आपको यहाँ अलग अलग पेशेंट दिख जाएंगे जो पिछले दिनों इन पे भेड़िए के अटैक हुए थे। ये अफसाना है जिसके घर से मैंने रिपोर्ट की थी, 6 साल की बच्ची, इसका भी इलाज चल रहा है। जो मतलब ये वार्ड है, इसमें 1 2 3 4 जो पेशेंट हैं, चारों पेशेंट भेड़िए के अटैक वाले ही हैं। कॉमन बात ये है, क्यों कहा जा रहा है कि ये भेड़िए का अटैक है? जैसे ये बच्चा बोल रहा है कि जानवर करके चला गया, सबके गर्दन पर उसने अटैक किया है, चाहे वो अफसाना हो या संगम हो, चाहे क्या नाम है उनका जो दादी हैं, कमला देवी हो, या इन पेशेंट का नाम क्या है, या सुमन देवी हो। तो सुमन देवी हो, कमला देवी हो, अफसाना हो या संगम, सबके गर्दन पर अटैक किया गया। तो एक साथ ये जो बहराइच का जो अस्पताल है, यहाँ पर इलाज चल रहा है। बताइए। चंद्रशेखर नहीं आए? अभी कोई है घर से? हमारा आएंगे फिर। तो ये हालात हैं, अभी फ़िलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन जो इलाका है अभी भी
भेड़िए के खौफ से उबर नहीं पाया है। हमले हो रहे हैं, 2 रात को नहीं हुए, लेकिन कल रात को फिर से संगम पर अटैक किया गया। तो ये खूनी पंचों का खौफ है। बहराइच में आदमखोर भेड़िया अब तक 10 लोगों की जान ले चुका है, जिनमें 9 तो मासूम बच्चे। भेड़िए के हमले में अब तक 56 लोग घायल हो चुके हैं। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, आंकड़ा लगातार बदल रहा है। इस बीच आदमखोर भेड़िए को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिशें भी जारी हैं। झुंड के 4 भेड़िए अभी तक पकड़े गए, लेकिन उसके बाद ये नंबर नहीं बढ़ रहा। 2 भेड़िए अभी भी पकड़ से बाहर हैं और यही एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। जंगलों में छुप जाते हैं, जाकर मौका देखकर बाहर आते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस समय मौजूद हैं। बहराइच से विवेक श्रीवास्तव, लखीमपुर से वीरेश पांडे। पहले विवेक का रुख करेंगे, बहराइच आपको लेकर चलेंगे, जहां एक बार फिर से भेड़िए का ये आतंक देखने के लिए मिला है। जाहिर सी बात है, लोग डर में होंगे, दहशत में होंगे, खौफ में होंगे। जरा बयां कीजिए दर्शकों को, किस तरीके की परेशानियों से 2-4 इस वक्त बहराइच के लोग हो रहे हैं। विवेक। देखिए, ये जो डर का माहौल है ये अभी भी बहराइच से कम नहीं हुआ है। मैंने आपको दिखाई वो संगम की रिपोर्ट। मैं आज उस अस्पताल गया था, बहराइच के अस्पताल में, जहां उसका इलाज चल रहा है। और ये डर का माहौल और दायरा दोनों बढ़ रहा है। माहौल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अभी भी रात को हालात कमोबेश मिलते जुलते हैं। बिजली तो रहने लगी है एबीपी न्यूज़ की खबर के बाद, लेकिन वोल्टेज कम रहता है। अब देखिए आज से वोल्टेज सही होता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। इसकी रियलिटी चेक भी हम लोग करेंगे। दूसरी बात क्या है, अब दायरा कैसे बढ़ गया है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले पंचदेवरी के इलाके में होता था, अब वहाँ से दूर है गोलवा गाँव। तो जो कल रात का अटैक हुआ है ये गोलवा गाँव में हुआ है। तो आप सोचिए कि उस इलाके से इस इलाके में अटैक होना, इसका मतलब कि ये दायरा बढ़ रहा है। हो संख्या ज़्यादा हो। वन विभाग क्या कर रहा है? वन विभाग सर्च ऑपरेशन चला रहा है। कहाँ चला रहा है? पंचदेवरी के जो कछार हैं उसके इलाके में चला रहा है। वो जहाँ पर पहले से भेड़ियों के मान थे वहाँ चलाया जा रहा है। ये कुल मिला के खाना पूर्ति है। अगर वहाँ पर भेड़िया दिख जाता तो आप मार नहीं सके होते। इतना हंगामा मच गया, राज्य में बवाल मच गया, 2 मंत्री आ गए। क्या आपके पास टीम की, कल मैंने पूछा था यहाँ के जो डीएफओ हैं अजीत प्रताप सिंह, कि आपके पास टीम की कमी है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पकड़ पा रहे? जब आपको पता है कि इसी कछार के इलाके में छुपा है, इतना बवाल ही मचा है और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, संसाधनों की कमी नहीं है। मंत्री आपके यहाँ पे बोल चुके हैं, सारे अधिकारी यहाँ पर हैं। कितने डीएफओ अलग अलग जगहों से डीएफओ बुलाए गए। लखनऊ के डीएफओ यहाँ पर आ गए हैं, ये जो यहाँ के डीएफओ हैं वो यहीं। तो जब इतना सर्च ऑपरेशन चलाया ही जा रहा है तो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? बोले कि नहीं हम कल पकड़ लेंगे। कल का मतलब कल उन्होंने बताया था कि आज पकड़ लेंगे। अगर वो ये दावा कर ही रहे हैं कि आज भेड़िया पकड़ा जाएगा तो आखिरकार ये जो अटैक हो रहे हैं इसका जवाब कौन देगा? कल वहां अटैक हो रहा है, परसों वहां अटैक हो रहा है और वहां पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर टीम तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। लोग बस इंतजार में हैं और मुश्किल ये कि लोग डर खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मैं जरा लखीमपुर के बारे में अब दर्शकों को बता देती हूँ। लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत है और दहशत ऐसी है कि लखीमपुर के 45 गांव इस वक्त थरथरा रहे हैं इस बाघ के खौफ की वजह से। वन विभाग लगातार यहां सर्च ऑपरेशन चला रहा है, बाघ को ढूंढा जा रहा है, लेकिन वन विभाग की टीम अभी तक नाकाम साबित हो रही है। बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश में है टीम। अलग अलग इलाकों में बाकायदा पेट्रोलिंग की जा रही है कि जहां पर भी बाघ दिखे उसको ट्रैंकुलाइज कर दिया जाए, मतलब बेहोश कर दिया जाए उसको और फिर यहां से दूर ले जाया जाए। लेकिन अभी तक बाघ टीम की पकड़ से दूर है। और इस बीच ये तस्वीरें गांव वालों की आपके सामने हैं। लोगों के हाथों में लाठी डंडे देख रहे हैं आप। क्या करें, लोग बेबस हैं। किसी के हाथ में हंसली खुरपा, किसी के हाथ में नजर आ रहा है। लोग एक साथ समूह में यहां पर कहीं भी आ जा रहे हैं। अपने बच्चों को लेकर भी लोग बहुत ही ज्यादा आशंकित हैं, डरे हुए हैं। और इस बीच लखीमपुर खीरी के जडोरा गांव के लोगों में बाघ की जो दहशत है, लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन को लेकर भी लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। नाराज ग्रामीणों ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। वीरेश की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको लखीमपुर से। जडौरा गांव में बाघ की दहाड़ सुनने के बाद जो लोग हैं वो दहशत में हैं। रात से लेकर सुबह तक हाथों में हथियार लेकर अपनी रक्षा स्वयं कर रहे हैं। हम लोग शाम के 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक लगातार इसी तरह से डंडा लेकर रखवारी करते हैं और अपने गांव की सुरक्षा करते हैं। और प्रशासन से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है और अपनी सुरक्षा हम लोग अपने आप करते हैं। और हर जगह खेत खलियान जाने में बहुत मुश्किल है। ठीक है, गन्ना गिरा जा रहा है, उसको देखने नहीं पा रहे हैं, जानवर भूखे मरे जा रहे हैं।
बहुत ज्यादा ही समस्या है। आप तो ये हसिया लेके घूम रहे हैं। हसिया लेके का चारा ले गए हैं और 10-5 लोग जाते हैं, एक दूसरे ने थोड़ा जाते हैं। अगर ना जाए तो जानवर क्या खाएंगे? हैं न पुलिस देखती है, न वन विभाग वाले आ रहे हैं, न कोई ऊपर से आ रहा है दिल्ली, न लखनऊ से कोई सुनने वाला हम लोगों की है। क्यों कहाँ किया जाए भैया, कोई ये ना सुनते है। हाँ भैया, सब बूढ़े आदमी कोई सुनता ही नहीं है। अधिकारी कोई ना आवत भैया, न जाते हैं कोई भाई। तो ये डंडा लेके घुमा रहे हो ना? क्या करे भैया, बचना तो है ही है। ये बच्चा बेचारे तनी सारे हमारे टुन्ना टुन्नी, क्या करी भैया। तो बहुत दहशत में भाई हम लोग अधिक परेशान है, अधिक परेशानी है। भाई ये बताओ कि मंत्री जी कह रहे हैं कि लाठी लेके खड़े रहो, बाघ आगे तो भगा दो और बच्चों को कुंडी में बंद कर दो। लाठी से ना चूहा भागता है ना बिल्ली भागता, बाघ कैसे भाग जाएगा? मंत्री जी मुझे ये बताएं पहले। हाँ ये बताएं पहले। अच्छा एक रात वो जो है बाहर निकल के देखें, लाठी लेकर एक रात जगें, फिर पता चल जाएगा बाघ भागता है कि बिल्ली भागती है, कि मंत्री जी खुद भाग जाते हैं। जब कि कुंडी लगा दो बच्चों को। कुंडी कोई अनाज पानी नहीं है जो कुंडी लगा दी जाए। कुंडी अनाज पानी से बचाया जा सकता है, सोना चांदी कुंडी से बचाया जा सकता है, बच्चों को कहाँ से बचा लोगे? ये जिसके पास दरवाजा नहीं है, कुंडी नहीं है, छप्पर में रह रहा है, टटिया का मकान है, तो कुंडी किस में लगाएगा? मंत्री जी को तो सब दिख रहा है कि सबके महल बने। मंत्री जी जो कहते हैं वो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं क्या भाई? सही बात है। एक तो हम लोग बजाज हिंदुस्तान के मारे हुए हैं, सताए हुए हैं, पेमेंट नहीं दे रहा। उसके बाद में हमारे बच्चे देखिए कितनी समस्या भी थी, कितनी बड़ी आफत हमारे पास, हम लोगों के पास पूरी समस्या यही है। गन्ना सूख रहा है, खेत जा नहीं पा रहे, ठीक है, और बहुत बड़ी समस्या। तो ये जो आदमखोर बाघ है, अब जरा इसका आतंक आप समझिए। लखीमपुर खीरी में 45 गांव हैं जहां इस वक्त इस आदमखोर बाघ की दहशत है। 35 दिन हो चुके हैं और इन 35 दिन में 4 लोगों को अपना निवाला ये बाघ बना चुका है। 3 बच्चों समेत 4 लोगों को अब तक मार चुका है। यहाँ पर 28 कैमरे लगाए गए हैं, यहाँ 5 पिंजरे लगाए गए हैं। बाघ जो है वो जंगल से करीब 7 किलोमीटर बाहर की तरफ, बस्ती की तरफ आ गया है और इसीलिए ये उत्पात मचा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं वीरेश से। वीरेश, कल भी मैं आपसे सवाल पूछ रही थी क्या अपडेट है, और आज फिर मुझे वही सवाल दोहराना पड़ रहा है कि इस आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए अभी तक क्या कोशिशें की जा रही हैं, क्या अपडेट है? देखिए, जैसा कि आपने मुझसे अपडेट पूछा, यही अपडेट मैं जब वन विभाग के लोगों से पूछ रहा हूं तो एक ही अपडेट है कि जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अगर ज़मीन पर हम बात करें तो कहीं कोई दिखाई पड़ता वगैरह नहीं है। ये वन दरोगा हैं, कुछ कर्मचारी हैं, उन्हें लगा दिया गया है और बहुत आराम से, तसल्ली से बैठे हुए अधिकारी हैं, मंत्री हैं, एसीएस हैं। और अगर इस लेवल पर अगर मुख्यमंत्री जिस तरीके से अलर्ट होते हैं, वो निर्देशित करते हैं, अगर इतनी संजीदगी इन एसीएस के अंदर होती, इन डीएफओ के अंदर होती, तो वो मौके मुआयने पर होते, मौजूद होते, खाना पूर्ति नहीं करते। और मंत्री का जवाब तो एबीपी न्यूज के सामने सबने सुना ही है। तो ये एक लापरवाही, ये भगवान भरोसे चल रहा है। जितनी संजीदगी, जितना अलर्टनेस मीडिया के लोगों में है, जो टीवी कैमरे लेकर घूम रहे हैं इन जंगलों में और सोच रहे हैं कि पकड़ लें बाघ को, अगर इतनी शिद्दत से बाघ पकड़ने का अधिकार या हथियार हमारे पास होता तो हम मीडिया के विभिन्न चैनल और अखबार के लोग उसे पकड़ लिए होते। लेकिन इतनी शिद्दत, इतनी मौजूदगी, जो वन विभाग के लोग हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, जो लाखों रुपए पेंशन और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए तनख्वाह पाते, उन्हें कुछ है नहीं। जमीन पर अगर दिखाएं तो वो सामने चीजें गांव के लोग स्पष्ट कर रहे हैं, वो बातें कह रहे हैं, धरना प्रदर्शन की बातें कर रहे हैं। बस आ जाए, जिस तरीके से पहले बकरी रखा, पड़वा रखा, उसका भरोसा उठ गया तो अब बेहोश करने की दवा लेकर घूम रहे हैं जंगल जंगल। लेकिन देखिए क्या है कि ये आपात स्थितियां होती हैं और ऐसे इमरजेंसी के लिए तैयारियां होती हैं। इनके पास कोई तैयारी नहीं है। जब हमने वो पिंजड़े को दिखाया आज से पिछले लगभग 1 हफ्ते पहले, तो वो पिंजड़ा बंद नहीं हो रहा था। तो तैयारियां जो है वो सामने आती हैं। जब बाढ़ आती है तो उसकी भी तैयारी सामने आ जाती है। तैयारियां सामने नहीं आती हैं, तैयारियों की जो पोल है एक तरीके से वो खुल जाती है। जब वक्त पर जरूरत पड़ती है तो जो तैयारी होनी चाहिए वो नदारत होती है और सारे के सारे दावे जो हैं उनकी पोल खुल जाती है। वीरेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल
देखिए, लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ 1 अगस्त को 10 साल के बच्चे को इसने शिकार बनाया, फिर 2 अगस्त को 9 साल के बच्चे को इसने मार डाला, फिर 4 अगस्त को 12 साल की बच्ची को आदमखोर बाघ खा गया, 27 अगस्त को खेतों में 45 साल के व्यक्ति को इसने अपना शिकार बनाया। तो ये आतंक इस आदमखोर बाघ का। इतना ही नहीं, ऑपरेशन आदमखोर से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। अंबेडकर नगर में भी जंगली जानवर का खौफ। सियार के हमले में 3 लोग यहां घायल हो गए हैं। लोगों ने भेड़िया समझकर सियार को मार डाला। तो ये जंगली जानवरों का खौफ जो है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अब सामने आ रहा है, और ऐसे में अब अंबेडकर नगर से भी ये खबर सामने निकल कर आई है। यहां पर सियार ने हमला किया, सियार के हमले में 3 लोग घायल हो गए और लोगों ने सियार को मार डाला भेड़िया समझकर। लेकिन ये भेड़िया नहीं, ये सियार था जो यहां लोगों पर हमले कर रहा था। और उधर दूसरी तरफ मुरादाबाद, यहां रिहायशी इलाके में तेंदुए का खौफ देखने के लिए मिल रहा है। तेंदुए की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रिहायशी इलाके में तेंदुए का खौफ है। रिहायशी इलाके में तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में बेतहाशा डर, और अब यहां पर वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक तो कोई कामयाबी नहीं मिली है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जंगलों और खेत से लगा हुआ एक रिहायशी इलाका, एक बस्ती जहां तेंदुआ देखा गया। और आइए अब आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन आदमखोर देख रहे थे आप, अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। एक पॉलिटिकल न्यूज अपडेट मैं आपको देती चलूं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह मिल रही है कि विनेश और बजरंग दोनों ने रेलवे से इस्तीफा दे दिया है। आज ही शाम में कांग्रेस में शामिल होंगी विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया। भारतीय रेलवे का आभार जताते हुए रेलवे की सेवा यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा, ये कहते हुए विनेश फोगाट ने, बजरंग पुनिया ने रेलवे से इस्तीफा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर। इससे पहले आपको बता दें, आज सुबह बजरंग पुनिया जो हैं वो रेलवे के दफ्तर भी पहुंचे थे, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद थे। और जब उन्होंने बातचीत की बजरंग पुनिया से, तो उनका कहना था कि वो यहां जवाब देने आए हैं उस नोटिस का जो रेलवे की तरफ से उन्हें भेजा गया था राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं। जैनेंद्र, साफ हो गया है क्योंकि कैमरे पर अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता से जब बजरंग पुनिया बातचीत कर रहे थे तो इस्तीफे को लेकर पत्ते नहीं खोल रहे थे, लेकिन अब खबर साफ पक्की, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया दोनों ने रेलवे से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल रोमाना, बजरंग राजनीति में अभी आए, लेकिन फैसले उन्होंने अभी से सीख लिए हैं। उन्होंने आधिकारिक तौर पे खारिज किया था, लेकिन उनका इस्तीफा हमारे पास आ गया है। ओएसडी स्पोर्ट्स नॉर्दर्न रेलवे के पद पर वो थे, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। विनेश फोगाट ने भी त्यागपत्र दे दिया है। 3 बजे दोनों ही जो नामी पहलवान हैं वो कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर शामिल होने जा रहे हैं, और उसके पहले दोनों मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनसे मिलेंगे। और अभी ये जानकारी मैं आपको दे दूं रोमाना कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंच भी गए हैं। इससे पहले दोनों राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद दोनों ही पहलवान कांग्रेस दफ्तर आएंगे और 3 बजे कांग्रेस दफ्तर में दोनों औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होंगे। और तो सदस्यता कौन दिलवाएगा? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर मौजूद रहेंगे? इसको लेकर कुछ अपडेट मिल रहा है क्या? जी बिल्कुल रोमाना, जो औपचारिक सदस्यता इन्हें दिलाई जाएगी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा मीडिया प्रमुख, ये दोनों इन्हें औपचारिक तौर पर कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस में शामिल कराएंगे। लेकिन इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से ये दोनों जो है वो शिष्टाचार भेंट के लिए पहुंच गए हैं। मल्लिकार्जुन बिल्कुल बड़ी जानकारी देखिए दे रहे हैं हमारे सहयोगी जैनेंद्र, बता रहे हैं किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। दोनों इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं और इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में सदस्यता पार्टी की दिलाई जाएगी मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में, जैसा कि जैनेंद्र बता रहे हैं। जी जैनेंद्र, जैनेंद्र आपको मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा, जैनेंद्र से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय मौजूद हैं। अंकित, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पहुंचे हुए हैं इस समय विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया।
बजरंग पुनिया नहीं, विनेश फोगाट जरूर पहुंच गई हैं और विनेश फोगाट का यहां पर पहुंचने का मतलब साफ है कि 3 बजे जो ज्वाइनिंग होनी है उससे पहले वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जो है मुलाकात कर रही हैं। हालांकि जो बात की चर्चा हो रही थी कि यहां पर विनेश फोगाट के साथ में बजरंग पुनिया पहुंचेंगे, तो वो तो नहीं पहुंची है, लेकिन विनेश फोगाट का यहां पर पहुंचना अपने आप में ये बता रहा है कि 3 बजे जो आधिकारिक तौर पर जो ज्वाइनिंग का एक मैसेज आया है वो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की ज्वाइनिंग का ही है। और फिलहाल यहाँ पर जो है विनीत पुनिया जो कि जो है कांग्रेस के नेता है, उनसे भी हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। इस सबके बीच में बजरंग पुनिया से जब मैंने बातचीत की थी और उनसे एक वही सवाल पूछा था जो कि एक सोशल मीडिया पे चल रहा है कि क्या जिस तरीके से उनकी ज्वाइनिंग हो रही है वो, और बीजेपी के कई नेता ये सवाल उठाने लगे हैं कि जो क्या ये कांग्रेस के इशारे पर प्रदर्शन था, तो उनका कहना था कि हमने तो बीजेपी के नेताओं को भी आमंत्रित किया था। तो साफ तौर पर अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। और आप बात करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं खबर बता देती हूँ। विनेश फोगाट पहुंची है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर उनसे मुलाकात करने के लिए। बात करने की कोशिश कीजिए जरा, वहां पर जो कांग्रेस नेता मौजूद है और मीडिया से बात कर रहे हैं। बड़ी खबर यह कि अभी बजरंग पुनिया उनके साथ नहीं है, सिर्फ विनेश फोगाट पहुंची है मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए। और उसके बाद जो समय बताया जा रहा है वो देर दोपहर 3 बजे का है, जब विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल होंगी। हालांकि खबर तो ये कि कांग्रेस में विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया दोनों को शामिल होना है, लेकिन अब किस तरीके से ये डेवलपमेंट होगा इसका भी इंतजार है, क्योंकि फिलहाल सिर्फ विनेश फोगाट ही मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पहुंची हुई हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। जी अंकित। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है कांग्रेस के नेता विनीत पुनिया हमारे साथ में, हम इन्हीं से बात करते हैं क्योंकि वो आरोप है, वो अब जो है सवाल ये उठ रहा था कि क्या कांग्रेस के इशारे पर हो रहा था प्रोटेस्ट। विनीत पुनिया से बात करते हैं। विनीत, आपसे ये भी जानना चाहूँगे कि जो सोशल मीडिया हो या बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि कहीं जो बीजेपी के इशारे पर तो जो है नहीं हो रहा था पूरा प्रोटेस्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता सवाल पूछ रहे हैं, मैं उन्हीं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या वो ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो किया, क्या आप उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से देश के टॉप स्पोर्ट्स पर्सन्स को, चाहे वो बजरंग पुनिया थे, विनेश फोगाट थी, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, जो उनको सड़कों पे घसीटा गया, क्या वो सही कृत्य था? क्या उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या वो आज भी जस्टिफाई कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पर अब एक और गाड़ी आई है और संभवतः क्या बजरंग पुनिया इसमें है या नहीं है? बजरंग पुनिया इसमें नहीं है, जैसी कि जानकारी मिली है। कांग्रेस के जो है अन्य नेता यहाँ पर अब पहुँचना शुरू हो गए हैं, लेकिन विनीत पुनिया जो कि जो है कांग्रेस के नेता है, उनका ये कहना है संभवतः क्या ये पीछे वाली सीट पे बजरंग पुनिया है या नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि यहाँ से संजीव, अगर आप दिखाइए कि पीछे वाली सीट पे जहाँ पर काले शीशे थे, तो फिलहाल अभी तक जो बजरंग पुनिया के यहाँ पहुँचे की जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, इस वक्त ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि जो है कांग्रेस के जो मीडिया सेल के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अब तक विनेश फोगाट यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और जैसी जानकारी मिली है उनके साथ उनके पति भी हैं, लेकिन अब तक बजरंग पुनिया यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। जी चलिए, आप नजर बनाकर रखिए, जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे।